फाइन। तो ये बोल रहा है भाई 52 कार्ड में से एक कार्ड आपका खो गया है, यू डोंट नो कि कौन सा कार्ड खोया है, बट खोने के बाद में वो कह रहा है कि 2 कार्ड आप निकाल रहे हो, दोनों के दोनों डायमंड आ रहे हैं, है ना। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो लॉस्ट कार्ड है वो आपका हार्ट का है। पीछे क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि जो कार्ड हम 2 निकाल रहे हैं वो डायमंड है, एंड लॉस्ट कार्ड भी आपका डायमंड है। अब यहाँ पे क्वेश्चन और किस तरीके से चेंज हो सकता है, ये कि जो 2 कार्ड निकाल रहे हैं वो डायमंड एंड हार्ट है ना, पहला डायमंड एंड सेकंड हार्ट है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि लॉस्ट कार्ड बिंग हार्ट, मतलब किसी भी तरीके से चेंज होकर आपका वाला क्वेश्चन आ सकता है ना। बट मैंने आपको ऐसा बता दिया कि आप कोई भी क्वेश्चन है आप किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। तो मैंने क्या करा, मैंने ए मान लिया कि दोनों कार्ड आपके जो ड्रॉ हुए हैं आफ्टर लॉस्ट कार्ड वो आपके दोनों डायमंड है, और इवन है लॉस्ट कार्ड बीइंग अ हार्ट, E2 आ जाएगा। रिमेनिंग जो चारों आपके सूट होते हैं वो चारों के चारों मैंने E1 E2 E3 E4 मान लिया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E4, दीज आर 13/52। A by E1 की प्रोबेबिलिटी जो पहले आई थी वही है 13/51 इंटू 12/50, एंड A by E2 की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 12/51 इंटू 11/50। A by E3, अच्छा A by E2 ये क्यों रहा, क्योंकि लॉस्ट कार्ड भी आपका डायमंड है इस वाले केस में ना। 2 कार्ड निकाल रहे हैं, दोनों डायमंड आ रहे हैं, लॉस्ट कार्ड भी डायमंड है। तो अगर लॉस्ट कार्ड डायमंड है तो कितने डायमंड बचे, 12 डायमंड बचे। तो पहला डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी 12/51 एंड दूसरा डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी 11/50। A by E3 का मतलब क्या है कि लॉस्ट कार्ड आपका क्लब है और 2 कार्ड आप निकाल रहे हो, उसके बाद वो दोनों डायमंड आ रहे हैं। तो पहला डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी 13/51 एंड दूसरा 12/50। फिर A by E4 will be what, again 13/51 into 12/50। तो फॉर्मूला अब आप लगा लीजिएगा, E1/A निकालना है आपको, आपके पास है। आई होप ये सबको समझ में आ गया कि मैं क्या चीज बताना चाह रहा था। और पीछे वाला क्वेश्चन भी आप इसी तरीके से करिएगा तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। मतलब क्योंकि अगर तुम पीछे वाले क्वेश्चन को उसी तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो ये वाली चीज फिर आपके दिमाग में नहीं आएगी, आप भूल जाओगे इस वाली चीज को। खैर मैं तुम्हें टेस्ट में देता रहूंगा, भूलने नहीं दूंगा। चलिए इसके बाद में तुम्हारा जो डाउट आया क्वेश्चन में 13वां भी आपका डाउट है। क्वेश्चन में 13वां देखते हैं क्या कह रहा है। प्रोबेबिलिटी दैट A speaks truth is 4/5। A के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है 4/5। A coin is tossed, A reports that head appears। तो आपको A मिल गया कि A reports that head आ रहा है, ये तो A है। E1 प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है कि देयर वाज एक्चुअली हेड, यानी कि उसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, यानी कि ही स्पीक्स ट्रूथ। तो E2 क्या हो जाएगा, या तो ही स्पीक्स ट्रूथ कह लो या फिर एक्चुअली हेड कह लो आप। तो बात एक ही है, एक्चुअली हेड आ रहा है और वो हेड रिपोर्ट कर रहा है, मतलब आपको सच बोलने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और E2 क्या हो जाएगा कि वो सच नहीं बोल रहा और वो रिपोर्ट कर रहा है हेड आ रहा है, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी आपके पास, दैट इज ही डजंट स्पीक ट्रूथ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/5। 4/5। E2 हो जाएगा 1/5, बिल्कुल। प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1, थोड़ा ध्यान सुनना भाई। ये कह रहे हैं कि कॉइन को हम वो कॉइन को टॉस हो रहा है, ए है ही रिपोर्ट हेड गिवन दैट उसने सच बोला है। भाई वो रिपोर्ट कर रहा है हेड और वो सच भी बोल रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। भाई अगर कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/2 हो रही है अगर हेड आ रहा है। A by E2 वो रिपोर्ट कर रहा है हेड है, जबकि वो सच नहीं बोल मतलब वो सच नहीं बोल रहा, तो यानी टेल आया होगा ना उस वाले केस में। वो रिपोर्ट कर रहा है हेड है और वो सच नहीं बोल रहा, तो इसका मतलब क्या है टेल आया होगा, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। आपको E1 by A निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1
into a by e1 upon probability of e1 into a by e1 plus e2 into a by e2. 4 by 5 into 1 by 2 upon 4 by 5 into 1 by 2 plus 1 by 5 into 1 by 2. 1 by 2 सब में से कॉमन आगे कट गया, 5 भी सब में से कॉमन आगे कट गया, तो आंसर इज 4 by 5. ए इज द करेक्ट ऑप्शन. इसके बाद में मिसलेनियस में तुम्हारे डाउट्स आए, एक बार जरा मुझे मिसलेनियस में सारे बच्चे भेज देना डाउट्स जो भी तुम्हारे थे. मिसलेनियस के जो तुम्हारे डाउट्स थे एक बार जरा मुझे चैट टू एवरीवन में भेज देंगे भाई. मिसलेनियस के डाउट्स चैट टू एवरीवन में भेज देंगे. मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 15, वंदना रावत बेटा क्वेश्चन नंबर 15 एग्जाम्पल या पहले एक्सरसाइज की चलो बात कर लेते हैं. पहले एक्सरसाइज की बात करते हैं, 1 और 15 की बात करते हैं. पहले 1 की बात करें एक्सरसाइज में. ओके हाँ जी, चैट टू एवरीवन में भेजिएगा बिल्कुल. यस, तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, क्या कह रहे हैं, ए एंड बी आपके दो इवेंट है सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपका 0 नहीं है. ए और बी दो इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0 नहीं है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए निकालना है अगर ए सबसेट है बी का. भाई अगर ए सबसेट है बी का है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी आपका ए होगा. भाई अगर ए सबसेट है बी का, ये अंदर वाला ए है बाहर वाला बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए होगा. होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए क्या होगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. तो बी इंटरसेक्शन ए हमारा ए के बराबर है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 1. सेकंड, ए इंटरसेक्शन बी अगर आपका 5 है तो यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये 0 होगी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो 0 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, आंसर इज 0. क्लियर है आई गेस, आसान सा था. हाँ बेसिक फॉर्मूला आपको देखना था इसके अंदर, कुछ नहीं था. यस, कशिश ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 2. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं. अ कपल हैज 2 चिल्ड्रन, एक कपल के 2 बच्चे हैं, तो उनके जरा सैंपल स्पेस बना लें. या तो दोनों के दोनों बॉय होंगे, पहला बॉय दूसरी गर्ल होगी, पहली गर्ल दूसरा बॉय होगा, या फिर दोनों के दोनों गर्ल्स होंगे. यही आपके सैंपल स्पेस बनेंगे. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रंस आर मेल. जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट इज योर ई. फर्स्ट केस क्या है, बोथ आर मेल, बोथ आर मेल. तो दोनों मेल है तो बी भी आएगा, ये ई है ना. और एफ क्या आपको दे रखा है, इफ इट इज नोन दैट एटलीस्ट वन इज चिल्ड्रन इज मेल, यानी एटलीस्ट एक मेल है, एटलीस्ट वन इज, कम से कम एक मेल. तो कौन सा आएगा, गर्ल बॉय हो सकता है, बॉय गर्ल हो सकता है, एंड बॉय बॉय हो सकता है. दोनों में इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दैट इज बॉय बॉय. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ. दोनों का इंटरसेक्शन 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 3/4, आंसर इज 1/3. सेकंड केस देख लेना फिर से, डू योरसेल्फ सेकंड पार्ट. सेम हम कर चुके थे पहले, हाँ सेम पहले कवर हो चुका है वाला क्वेश्चन. इसके बाद में तुम्हारा जो नेक्स्ट डाउट आया है वो तुम्हारा डाउट है इसके बाद में 8वां क्वेश्चन. 2 के बाद में जो मुझे दिख रहा है तुम्हारा 8वां क्वेश्चन है. 1 2 देन 8 देन 13, 8 देख लेते हैं.
मैंने कितने इतने ये तो मैंने मार्क करवाए थे। हाँ जी 53 ट्यूसडे। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। वैसे 10वीं में भी करवाया था, जो बच्चे मेरे पास पढ़ते थे। लीप ईयर में भाई 53 ट्यूसडे आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। ट्यूसडे बोल देगा, मंडे बोल देगा, कोई सा भी एक दिन बोल सकता है, 53 में बोलेगा। इस वाली बार पता है 10th में मैं तुम लोगों से जानना चाहता हूँ। चलो पहले मैं वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है ना? नहीं, इसके बाद तो तुम्हें आंसर मिल ही जाएगा। 10th में एक क्वेश्चन आया था जिसने डिफरेंस क्रिएट कर दिया था, वो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। तो मैं तुम लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखते हैं कि क्या 12वीं क्लास वाले बच्चे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। आंसर तो वो तो करवाया था, ये तो 2/7 तो होगा ही, बट होगा कैसे वो इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन मेरा ध्यान से सुनना। सेम क्वेश्चन है। इन अ लीप ईयर, so if a leap year is selected at random, what is the chance that it will contain 52 Tuesdays? 52 Tuesdays आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। क्या कोई बता सकता है तुम में से? एनीबडी? 52 ट्यूसडे आने की प्रोबेबिलिटी। चैट टू एवरीवन में डाल देंगे अगर बोलने में शर्म आ रही है तो। मैंने कहा 52 ट्यूसडेज। वंदना रावत गलत बेटा। यानी अगर आपके टाइम पे एग्जाम में आ जाता है वाला क्वेश्चन तो आपके 100 में 100 नंबर नहीं आते। ओके इशिता, एनीबडी एल्स? हाँ प्रवीर बेटा तू बोल। दो ही आंसर आए हैं, वाह। प्रोबेबिलिटी क्या किसी को समझ में नहीं आई क्या तुम में से? दो ही आंसर दिए मुझे अभी तक बच्चों ने। अक्षत जैन भाई तू भी बता दे। सर निकाल रहा हूँ। 52 + 2 तो आएगा ऊपर न्यूमरेटर में। अच्छा ठीक है, ओके। दो मिनट है तुम्हारे पास, 2 मिनट में आंसर देना। शिवेश भाई कहाँ रह गया? मेरे पास शुभ के आए थे पूरे नंबर। शुभ आया क्या क्लास के अंदर? जरा शुभ से शुभ। हाँ शुभ भाई तू तो है, तू ही आंसर दे दे बेटा। 52 ट्यूसडे आने की प्रोबेबिलिटी लीप ईयर के अंदर। अभिषेक, शुभ इतना टाइम थोड़ा लगना चाहिए यार। बच्चों मेरे पास यहाँ पे शुभ है जिसके 80 में से 80 नंबर आए थे 10th क्लास के अंदर। बट स्कूल वालों ने धोखा दे दिया और 20 में से 19 नंबर इसको दिए थे, तो 99 नंबर पे रह गया था बेचारा। हाँ एमपीएस वालों के साथ भी ऐसा ही होता है बेचारों के साथ। एनीबडी एल्स भाई? कोई और आंसर दीजिए। मयंक का आंसर आया, अभिषेक का आंसर आया। अभिषेक 1/7, मयंक 100%, वंदना 1। क्या चक्कर क्या है? इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़े ना भाई। आशीष नेगी, आई वांट आंसर भाई। सर क्वेश्चन कौन सा था? वो दिमाग से निकल गया। क्वेश्चन है लीप ईयर के अंदर 52 ट्यूसडे आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। ऋषभ अधिकारी, ऋतु, अबे कहाँ हो सारे के सारे भाई? आंसर दो। 2/7 होगा ना? 2/7 ओके। श्वेता 5/7 सर लेकिन ओके। ये पूछना था, ये पुराने वाली तरीके से कर सकते हैं ना? कोई नया तरीका तो नहीं लगाना? हाँ अरे भाई प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी में चाहे तुम किसी भी तरीके से करो, नए से करो, पुराने, ऐसा थोड़े ना कि आउटडेटेड कोई तरीका हो जाता है। नहीं मैथ है मतलब भाई, वो जैसे 10वीं पहले में आप यूज वन करते टू। थे। यार चाहे कैसे भी यार, मैथ है, आप ना ओके सर, फर्स्ट नहीं सेकंड ठीक है सर, ठीक है। क्लास के तरीके से भी कर सकते हो। हाँ सर ठीक है, हाँ कोई प्रॉब्लम। ओके ओके। एनीबडी एल्स? ऋषभ अधिकारी भाई कहाँ हो? आंसर दो भाई। पूजा पालीवाल, अबे पूजा कहाँ हो? आंसर दो भाई, चैट में दो आंसर। पीयूष आंसर दो। पवित्रा, साहिल, मुझे लगता है तू ही आंसर दे सकता है बस इस चीज का, और कोई नहीं दे सकता।
मयंक ने बोला 100%। अक्षत नहीं निकला अभी तक भाई? सर सोच रहा हूँ, एक सेकंड। भाई साहब 10वीं क्लास का क्वेश्चन नहीं है तुम लोगों के लिए, 10वीं क्लास का इस साल बोर्ड में आया हुआ है। वही गलती तुम लोगों ने कर रही है जो एग्जिस्टिंग 10वीं क्लास के बच्चों ने करी थी, जितने ही मेरे पास आंसर आए। अभिषेक मुंड्रा बेटा, क्या कर दिया आपने। श्वेता बेस्ट, चलो श्वेता ने तो मेरे पास नहीं पढ़ा था तो माफ किया जा सकता है। ऋषभ अधिकारी 8/7, अबे 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी कैसे आ जाएगी भाई ऋषभ, क्या कर दिया भाई। 8/7 कैसे हो सकता है भाई साहब, हैं? 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी हो सकती है क्या ऋषभ? प्रणव यार तूने ही मेरे पास पढ़ा, तू क्यों नहीं आंसर दे रहा भाई? प्रणव, प्रणव, विशु, तुम सब मेरे बेटा 10th क्लास के टॉपर रहे थे, क्या हुआ तुम लोगों को भाई? इतना टाइम। चलिए अब जरा वाला क्वेश्चन मैं करवा ही देता हूँ, ठीक है। सेम क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को 10th क्लास में भी करवाया था कि हाँ, सेम क्वेश्चन 10th क्लास में हो चुका है तुम्हारा, और उसी के अंदर एक पार्ट ये आता है 52 ट्यूसडे का। जरा ध्यान से देखेंगे भाई, नंबर ऑफ डेज लीप ईयर में कितने हैं इन लीप ईयर? भाई 366 डेज होता है। अगर 366 डेज में मैं वीक निकालूं, मैं, यही तो बात है। चलो कोई नहीं, 366 डेज में अगर मैं नंबर ऑफ वीक निकालूं तो 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितने आएंगे? 52 वीक आएंगे एंड 2 डेज आएंगे। करना जरा एक बार 7 डिवाइड, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, तो आपको साफ दिख रहा है भाई 52 वीक है एंड 2 दिन है। अब एक चीज बताओ भाई, 52 वीक है, 52 वीक में आपको होता है हर एक वीक में एक दिन तो आता ही है, तो इसका मतलब क्या है? 52 वीक के अंदर 52 ट्यूसडे तो आएंगे ही आएंगे, तो ये श्योर इवेंट हुआ नहीं हुआ, तो ये 1 आएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। मयंक तूने आंसर सही देके बेटा गलत कर दिया। काफी बच्चों का आंसर, 2-3 बच्चों का आंसर सही था, बट बाकी सबका गलत था, तो इसका आंसर बेटा 1 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 52 ट्यूसडे की अगर मैं बात करूं तो ये तो 1 है। क्यों? क्योंकि भाई 52 वीक आ रहे हैं तो 52 ट्यूसडे तो होंगे ही ना यार, हर वीक के अंदर एक ट्यूसडे आता है, 52 वीक के अंदर 52 ट्यूसडे होंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। रिमेनिंग 2 डेज, जो रिमेनिंग 2 दिन है, इनके चांसेस क्या है? रिमेनिंग 2 डेज है फॉलोइंग केसेस, इनके फॉलोइंग केसेस आपके हो सकते हैं, और क्या क्या हो सकते हैं? पहला मंडे होगा तो इसके साथ पेयर में दूसरा ट्यूसडे आएगा, बिल्कुल पहला पेयर ही आएगा। पहला ट्यूसडे होगा तो इसके बाद वेडनेसडे आएगा, पहला वेडनेसडे आएगा तो इसके बाद थर्सडे आएगा, पहला थर्सडे आएगा तो इसके बाद फ्राइडे आएगा, पहला फ्राइडे आएगा तो इसके बाद सैटरडे आएगा, और पहला सैटरडे आएगा तो इसके बाद संडे आएगा, और अगर पहला संडे आया तो इसके बाद आएगा मंडे। तो ये आपके पास 2 दिन के पेयर बनते हैं, 2 दिन जब कॉन्जिक्यूटिव आएंगे तो ये पेयर बनेंगे। अब इसका मतलब क्या है? 53rd ट्यूसडे की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 2 दिन, जो रिमेनिंग 2 दिन है, 2 दिन हमेशा कॉन्टिन्यूअस आएंगे, और वो ऐसा तो है नहीं भाई अगर आपके पास 2 दिन बच रहे हैं, पहला दिन आपका मंडे होगा तो अगला दिन आपका फ्राइडे होगा, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता। आपके जो 2 दिन आएंगे वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस आएंगे, पहला मंडे दूसरा ट्यूसडे, पहला ट्यूसडे दूसरा वेडनेसडे, इस तरीके से आपके जितने पॉसिबल थे 1 2 3 4 5 6 7 आपके पास आउटकम है। और इसमें कितनी बार ट्यूसडे आ रहा है? ट्यूसडे एक बार बेटा यहाँ पर आ रहा है आपके पास, और एक बार यहाँ पर आ रहा है, तो 2/7। तो 53rd ट्यूसडे की प्रोबेबिलिटी 2/7 होगी। तो इसका मतलब क्या है? 53 ट्यूसडे की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपकी? ये होगी 52 ट्यूसडे की प्रोबेबिलिटी एंड 53rd ट्यूसडे की प्रोबेबिलिटी, दैट इज 2/7। तो जब भी ये वाला क्वेश्चन होता था ना, मैं तुम्हें ये वाला पार्ट हमेशा करवाया है बच्चों 10th क्लास के अंदर भी,
पता नहीं कैसे पढ़ाया था मैंने 10th क्लास में तुम लोगों को, है डब्बा गोल है तुम लोगों का 10th क्लास में। यानी कि आज के दिन अगर 10th क्लास का पेपर हो जाए ना, तुम्हारे पूरे नंबर नहीं आएंगे। हाँ, दिक्कतें हैं बेटा 10th क्लास के अंदर भी। सिर्फ 3 बच्चों ने मुझे सही आंसर दिया। हाँ, 3 बच्चों ने तुम्हें मुझे सही आंसर दिया। एक इशिता ने दिया था जहां तक मुझे याद है, और एक मयंक ने दिया था, इसने वापस अपना आंसर विड्रॉ करके चेंज कर दिया। एंड हाँ, मयंक ने अपना आंसर बाद में चेंज कर लिया था। और एक इसके बाद में ऋषभ अधिकारी सही देते देते रह गया। ऋषभ अधिकारी ने पहले श्योर इवेंट लिखा, बट उसके बाद में 8/7 लिख दिया, 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी कर दी ना। ऐसे कैसे माना जाएगा भाई साहब, बहुत बार में ऐसा हुआ है। मैं एक हर बार अपने बच्चों को एग्जांपल देता हूँ कि क्लास के अंदर ना जनरली होता है क्या है कि लास्ट जब हम एग्जाम देने बैठते हैं तो लास्ट के 10 मिनट में सबसे ज्यादा चीटिंग होती है। और लास्ट के 10 मिनट के अंदर बेटा ये 1 मार्क्स वाले ही जनरली ना आसपास से पूछे जाते हैं। तो तुम्हारे जैसा, मैं लेट्स सपोज तुम्हारे जैसा कोई बच्चा है जिसने सही कर दिया, पहले 1 लिख दिया उसका आंसर, बट तुम डायलेमा में थे, तुम थोड़े डाउट में थे। बगल में ऋषभ अधिकारी बैठा है तुम्हारा टॉपर, तुम्हें पता भी ये क्लास का टॉपर है, लेट्स सपोज तुमने ऋषभ अधिकारी से आंसर पूछा और ऋषभ अधिकारी ने आंसर दे दिया गलत, तो तुम तो उसी की बात मानोगे ना बेटा। अच्छा, तू आसपास अकेला बताने वाला है, हाँ चल फिर तो ठीक है। ओके भाई, इसके बाद में जरा नेक्स्ट डाउट देख लेता तुम्हारा कौन सा आया था। इसके बाद में नेक्स्ट डाउट है तुम्हारा, मैंने 15वां बता दिया। अच्छा 15, 13 कहाँ तक हो गए, 8 हो गए ना। अब 2 डाउट और है, तो 3 डाउट हो रहे हैं, 13, 15 और 16। जरा इनको भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी, फिर हम क्लास खत्म करेंगे। 13, 15 और 16। मैं पहले 13 बता रहा हूँ और फिर 16 बता रहा हूँ। 15वां आप लोग कर लोगे खुद से। मैं 13वां और 16वां बता रहा हूँ, टाइम बचा तो मैं वो भी बता दूंगा। बस मैं 10 मिनट और लूंगा, 10 मिनट में मैं फिर क्लास एंड कर दूंगा ना। हाँ, उसी से हो जाता है। चले पहले 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं। सारे बच्चे जरा क्वेश्चन नंबर 13वें को ध्यान से देखेंगे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 13वां मिसलेनियस। क्या बोल रहा है, अज्यूम दैट, जरा ध्यान से देखना, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है। बोर्ड में इस वाली बार इसके चांसेस अच्छे हैं क्योंकि रिमेनिंग सारे के सारे टॉपिक तुम्हारे हट गए मिसलेनियस से, तो क्वेश्चन के चांसेस अच्छे हैं। अच्छे से समझना। assumed that chance of a patient having heart attack is 40%. It is also assumed that meditation and yoga course reduce the risk of heart attack by 30%, and prescription of certain drugs reduce its chances by 25%. At the time of patient can choose any one of the two option, जो भी आपके पास 2 ऑप्शन थे, with equal probability. Okay, it is given that after going through one of the 2 options, the patient selected at random suffers a heart attack. तो ये given आ गया कि person suffers a heart attack. Person suffers from heart attack. Even क्या है? He followed a course of meditation and yoga. He followed a course of meditation and yoga. तो E2 क्या हो जाएगा? He followed a course of drugs. He followed a course of drugs. कि उसने ड्रग्स ली, दवाइयों से करा उसने। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, वो कह रहा है कि E1 की प्रोबेबिलिटी और E2 की प्रोबेबिलिटी दोनों सेम है। पर्सन ये भी कर सकता है मेडिटेशन एंड योगा, और पर्सन ड्रग्स का कोर्स भी कर सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 का मतलब क्या है? वो कह रहा है टोटल पर्सन, ये कह रहा है कि हार्ट अटैक होने के चांसेस जो है ना पेशेंट को 40% है। इसका मतलब ये है कि अगर 100 लोग हैं तो 40 लोगों को हार्ट अटैक होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है ना, पेशेंट के अंदर। यस, इट इज ऑल्सो assumed दैट मेडिटेशन एंड योगा जो है वो हार्ट अटैक के रिस्क को 30% रिड्यूस कर रहे हैं। हमें क्या निकालना है, A/E1 का मतलब क्या है? पर्सन सफर्स फ्रॉम हार्ट अटैक गिवन दैट उसने मेडिटेशन एंड योगा का कोर्स किया था। तो क्या होगा, 30% होगा? नहीं, 30% नहीं होगा, 40% तो टोटल है। इसमें से माइनस कर दो 30%, 40% के 30% को माइनस कर दो,
टोटल में से वो माइनस कर दो जो रिकवरी हो रही है, तो बचे हुए वो लोग होंगे जिनको हार्ट अटैक हो रहा है, गिवन दैट उन्होंने मेडिटेशन योगा करा था, तो माइनस करना पड़ेगा जो ठीक हो गए हैं उनको ना। तो ठीक होने की रिकवरी रेट क्या थी? 30% की, किसकी? टोटल की। तो क्या आ जाएगी आपके पास ही अगर आप देखोगे तो इट विल बी योर 40 इंटू 70%। मैं इसको ये रखूंगा, तो चाहे तो आप 28/100 भी इसको लिख सकते हो। A/E2 का मतलब क्या है भाई? 40% लोगों में कितने माइनस करने पड़ेंगे जो ठीक हो गए, और कितने परसेंट ठीक हो गए हैं आपके? वो कह रहा है 25% ठीक हो गए, तो 25% हटा दो, तो 40 इंटू 75%, तो कितना आ जाएगा यहां से? 1 0 से 1 0 काट दो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 15 से इसको काट दो, 15 5 75, तो ये आ जाएगा हमारे पास 30%। अब आपको E1/A निकालना है, खुद से कर लीजिएगा। आई होप आसान था यार क्वेश्चन, सबको समझ में आ सर P रहा by है। बट अगला, हाँ सर प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 और A/E2 वाला दोबारा बता दो। दोबारा बताया। A/E1 का मतलब क्या है? पहले अगर मैं इसका मतलब समझूं, पर्सन सफर्स फ्रॉम हार्ट अटैक, पर्सन भाई हार्ट अटैक से सफर कर रहा है, गिवन दैट ही फॉलोड अ कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा, मतलब उसने मेडिटेशन एंड योगा का कोर्स किया है, फिर भी वो हार्ट अटैक से सफर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? जितने आपके हार्ट के पेशेंट थे, 40% जो आपके पेशेंट थे, उसमें कितने परसेंट ठीक हुए? 30% ठीक हुए। तो बचे हुए पेशेंट आएंगे ना यहाँ पर भाई। 40% टोटल लोग थे, ठीक कितना करा? मेडिटेशन एंड योगा ने ठीक कितना करा है? रिड्यूस कितना करा है? 30% रिड्यूस करा है ना। तो आप 40% में से 30% आप रिड्यूस कर दो, कितना बचेगा? 28% बचेगा। तो ये वो लोग हैं जो अभी भी हार्ट अटैक से ग्रसित हैं। ठीक वैसे A/E2 40% टोटल थे, मेडिटेशन एंड योगा ने तो 30% करा, बट ड्रग्स ने कितना करा? 25% ठीक करा। तो 25% माइनस कर दो, तो आपके पास 30/100 आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, E1/A निकालना है तो E1/A अब आप निकाल लेना। अब अगर लॉग आउट हो जाएंगे तो लॉग इन मत करना। हाँ, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ना बेटा, 15 जो है आपका, ये एक्सरसाइज 1 का है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है। बट पहले क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, टाइम थोड़ा कम ही बच रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। बैग 1 कंटेन 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल। पहले बैग में 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल है। दूसरे बैग में 4 रेड और 5 ब्लैक बॉल है। 4 रेड और 5 ब्लैक बॉल है। वन बॉल इज ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। वन बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2। बैग 1 से बैग 2 में एक बॉल ट्रांसफर करी जा रही है। तो अब या तो वो रेड हो सकती है या फिर ब्लैक हो सकती है। ट्रांसफर करने के बाद में हम सेकंड बैग से एक बॉल निकाल रहे हैं, और जो बॉल आ रही है इट इज फाउंड टू बी रेड। तो गिवन क्या है? व्हाट इज गिवन? ए है बॉल ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग इज रेड। सेकंड बैग में से रेड बॉल, जो बॉल ड्रॉ करी है वो रेड है। इवन क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, कि जो हमने बॉल ट्रांसफर करी है वो ब्लैक है। ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। तो E2 क्या होगा? ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड होगा, क्योंकि या तो ब्लैक होगी या फिर रेड होगी। तो यहां से क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकाला जा सकता है? रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी यहाँ पर ट्रांसफर करने की? तो 3/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगा? सॉरी, ब्लैक बॉल थी यहाँ पर, ये ब्लैक बॉल है, 4/7। और E2 क्या होगा? 3/7। चलिए, A/E1 का मतलब क्या है कि जो सेकंड बॉल निकाली है वो रेड है, गिवन दैट ट्रांसफर्ड बॉल ब्लैक है। अब अगर मैं ब्लैक बॉल ट्रांसफर करूंगा तो टोटल कितनी ब्लैक हो गई यहाँ पर? यहाँ पे टोटल बच्चे हो गए 6 ब्लैक, और रेड है 4। अब रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी इट विल बी 4/10, क्योंकि रेड तो 4 ही है, टोटल आपकी 1 बढ़ गई तो 4/10। एंड A/E2 भाई, जो हमने ट्रांसफर करी है वो बॉल रेड है, तो 5 रेड हो गई, 5 ब्लैक हो गई, एंड अब एक बॉल निकाल रहा हूँ वो रेड आ रही है, तो अब उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी 5/10। आपको निकालना है E1/A। सॉल्व कर लेंगे।
आई होप समझ में आ गया वाला क्वेश्चन। एनी डाउट इन हाँ दिस? जी सर। हाँ बेटा बोलिए। सर डाउट नहीं क्लियर हो गया। बोलिए क्या डाउट है? ये समझ में आ गया? हाँ दीपांशु मैं Yes, दोबारा sir. समझा देता हूँ। ये कह रहा है भाई बैग 1 के अंदर 3 रेड और 4 ब्लैक है और बैग 2 में 4 रेड और 5 ब्लैक है। हम बैग 1 से एक बॉल ट्रांसफर कर रहे हैं बैग 2 के अंदर और ट्रांसफर करने के बाद हम बैग 2 से एक बॉल निकाल रहे हैं और वो रेड आ गई। तो यानी कि हमें ए मिल गया है कि बॉल जो हमने ड्रॉ करी है सेकंड बैग से वो रेड है। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, जो आपने बॉल ट्रांसफर करी थी वो ब्लैक है, तो यानी इवन आपको मिल गया ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक इवन। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 4/7 होगी क्योंकि यहाँ पे ब्लैक आपकी 4 थी, टोटल आपकी 7 आ जाएगी। E2 क्या होगा? ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/7। अगर हम ट्रांसफर करेंगे रेड बॉल को तो 3/7 है। A/E1 का मतलब क्या है? जो हम सेकंड बैग से निकाल रहे हैं वो रेड बॉल है ए, गिवन दैट जो ट्रांसफर करी है वो ब्लैक बॉल है। अगर हम भाई ब्लैक बॉल ट्रांसफर कर रहे हैं तो टोटल यहाँ पे रेड बॉल कितनी है? 4, और टोटल बॉल कितनी है बैग में? 10। तो 4/10 आ जाएगी रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी सेकंड बैग से। बट अगर मैं रेड बॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ तो टोटल रेड बॉल 5 हो जाएंगी और बैग के अंदर टोटल बॉल मेरे पास 10 हो जाएंगी, तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी विल बी 5/10। आपको E1/A निकालना है। यस। इसके बाद में एक बार जरा क्वेश्चन नंबर 15वां भी देख लेते हैं। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 15वां देख लेते हैं, फिर एंड करेंगे हम क्लास का। ये कह रहा है भाई ए के फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ए के फेल होने की प्रोबेबिलिटी है 0.2। बी ओनली, बी के अकेले फेल होने की प्रोबेबिलिटी 0.15। ए एंड बी इन दोनों के फेल होने की प्रोबेबिलिटी 0.15। एंड यानी इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी 1 में निकालनी है ए बाय बी की। तो ए बाय बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नाउ अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैसे निकालूं? अगर आप ध्यान दो, ये ए है ये बी है, बी ओनली जो मैं शेड कर रहा हूं ये होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर निकालना है तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओनली में आप ए इंटरसेक्शन बी को ऐड कर दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो बी ओनली 0.15 है और ए इंटरसेक्शन बी भी 0.15, तो ये आ जाएगा 0.3 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, राइट। तो ए इंटरसेक्शन बी 0.15 अपॉन 0.30, तो इट इज 1/2। सेकंड ए अलोन, ए ओनली निकालना है आपको। तो ए ओनली के लिए क्या करें? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में माइनस कर देते हैं ए इंटरसेक्शन बी को। भाई ए ओनली निकालना है आपको, यानी कि ये वाला पार्ट जो मैं रेड से शेड कर रहा हूँ ये वाला पार्ट निकालना है। तो इसके लिए क्या करोगे? आप टोटल ए में से किसको माइनस करोगे? इसके इंटरसेक्शन को माइनस करोगे। कर दो भाई। ए कितना है हमारे पास? ए है 0.2, इंटरसेक्शन है 0.15, तो इट इज 0.05। तो ये था बच्चों हमारे पास प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्लास के अंदर एक तो सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है डिफरेंशिएशन के बस फॉर्मूले याद कर लेना। मैं इंटीग्रेशन स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। सिर्फ आपका काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद करना। बाकी वो फॉर्मूले मैं तुम लोगों को लिखवाऊंगा, बट सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज फॉर्मूले याद करके आ जाना डिफरेंशिएशन के, सिर्फ डिफरेंशिएशन के। नो कॉन्टिन्यूटी, नो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ मैं आपको 30 फॉर्मूले दे रहा हूँ, 30 फॉर्मूले। उन सिर्फ 30 फॉर्मूलों को याद कर लेना, बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। जिसने अभी तक कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी नहीं पढ़ा है, जिसने एओडी नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाऊंगा बेटा तुम लोगों को वाला चैप्टर इंटीग्रेशन। बट मुझे तुम लोगों से एक ही फेवर चाहिए कि तुम लोग सिर्फ फॉर्मूले याद करके आ जाना डिफरेंशिएशन की, बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। बाय।